नमस्कार दोस्तों, मैं संजय परीक्षा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रत्येक दिन हम लोग एक सेट का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों का आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। लगभग 130 प्लस सेट हैं। भाई मेरे, वनडे एग्ज़ाम प्रैक्टिस का खेल है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा स्कोर करेगा। सीबीटी 1 में मैक्सिमम बच्चों का स्कोर उनके इच्छा अनुसार नहीं आ रहा। जिसका भी स्कोर 55 प्लस आ रहा है वो दिल से सीबीटी 2 के लिए लग जाए। जिनका स्कोर 50 के आसपास है वो भी सीबीटी 2 को टारगेट कर सकते हैं। अगर सीबीटी 1 में उनका रिजल्ट ना हुआ तो वो ग्रुप डी में जाके उनको काफ़ी फ़ायदा करेगा। अगर अभी से आप लोग स्टार्ट ना करते हैं, सीबीटी 1 पे ही सोचते हैं कि स्कोर मेरा ख़राब कैसे हुआ, क्या करें नहीं करें, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिएगा, तो इस हाल में आपका ग्रुप डी भी ख़राब होने वाला है। वही असर होगा जो सीबीटी 1 का हुआ है। तो इसलिए अभी से आप लोग संभल जाइए और लग जाइए। हम तो यही कहेंगे, अभी सीबीटी 2 को टारगेट कीजिए आप। अगर हो गया तो भी सही है, ना हुआ तो ग्रुप डी में फ़ायदा करेगा। या यूँ कहते हैं कि जिनको डर लग रहा है वो ग्रुप डी टारगेट कीजिए। अगर सीबीटी 1 हो गया तो भी फ़ायदा करेगा। यहाँ से आप तैयार रहिए। आप तो स्टार्ट तो कीजिए कम से कम। आप 100 क्वेश्चन का ही सेट कीजिए, ठीक है। 120 एंटी पे सीबीटी 2 मत कीजिए आप। ग्रुप डी का ही 100 क्वेश्चन करते रहिए आप। आपका काम बनते रहेगा, आप लय में रहेंगे, आपको पता है कि कहाँ कहाँ कमी हुआ है। और इसी वजह से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले सेशन को, कि भी ऐसे रेल का ये एकदम न्यू पैटर्न है। तो हम लोग देखेंगे भी, बाकी लोग कहना कि काफ़ी नए सवाल बने, तो हम लोग देखेंगे वाकई में क्या कोई नया सवाल बना है या फिर वही पुराने सवाल थे जो प्रैक्टिस के अभाव में आपको नए लग रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। और एक बार फिर से कहेंगे, भाई मेरी आखिरी मौका आप लोग के लिए। 1.25 लाख वैकेंसी, इतना ज़्यादा वैकेंसी अब रेलवे में कभी भी नहीं मिलने वाला है। अगर इस बार चूक गए तब चूक जाइएगा, फिर आपके पास कोई मौका नहीं मिलेगा संभलने का। अगर इस भीड़ में अगर आप सफल ना हुए, 1.25 लाख वैकेंसी है, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप 2000 4000 वाले वैकेंसी में आप सफल हो जाएंगे। इसलिए लगा दीजिए जान इस बार। आर या पार, जो होगा सो देखा जाएगा। डरना नहीं है, दिल खोल के एकदम आ जाइए, ठीक है। तो हम लोग भी आपका काफ़ी साथ देंगे, जितना हो सकेगा करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ मैथ और रीजनिंग कवर करेंगे। अगर आप ज़रूरत ऐसा महसूस हुआ आप लोग को लगा कि नहीं जीएस पे भी चर्चा किया जाए तो करेंगे। रिजल्ट चाहिए किसी भी सूरत में। क्या चाहिए? सिर्फ रिजल्ट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज हम लोग ले रहे हैं पेपर जो है 1 फरवरी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल आ गया। देखिए पहला सवाल, ये आपको क्या दिख रहा होगा? 100। आखिरी सवाल। एक्चुअली हो क्या गया ना, पीपीटी बनाने से सवाल पीछे से आता चला गया, इसलिए सवाल पीछे सेलेक्ट हो गया। क्या फ़र्क पड़ता है, 100 से 1 तक जाएँ या 1 से 100 तक चलें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए पहला सवाल है, देखते हैं पहला सवाल कहता है क्या है। भाई मेरे देखिए, कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए एक तरीके की सीरीज का सवाल है। अब इस तरीके के एक सीरीज पैटर्न बनाया है और पूछा इस जगह पे क्या होना चाहिए। तब देखिए 5, 18, 39, 68, 105। तो अगर देख रहे हैं मोटा मोटी स्क्वायर के करीब नच रहा है। जैसे देखिए ये 2 का स्क्वायर कर दें और 1 कर दें, 5 मिल जाएगा। इसको अगर 4 का स्क्वायर प्लस 2 कर दें, ठीक है। इसको देखते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 3, एकदम सही। 8 का स्क्वायर प्लस 4, 10 का स्क्वायर प्लस 5, तो भाई मेरे क्या होगा? 12 का स्क्वायर प्लस 6, मतलब 144 प्लस 6 कितना होगा? 150। देखिए 150 है। ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चन जो अभी आप लोग को आंसर की के तौर पे मिला है, ठीक है, अपना क्वेश्चन चेक करने के लिए वही है, इसलिए टिक आउट पहले से आंसर है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो चलते हैं देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। भाई मेरे
अगला सवाल देखिए, कह रहा वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 4 गुना थी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए एज से सवाल अक्सर बनता है हर एक एग्जाम में, यहाँ से सवाल बनना ही बनना है। जैसे देखिए कहा हम वर्तमान में एक माँ और उसकी पुत्री क्या 3 गुनी, तो माँ की आयु 3 गुनी है, तो माँ और पुत्री में ले ले 3 और 1 का रेशियो मिल गया। कह रहा 5 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। देखिए 4 गुनी थी, 1 और 4 का रेशियो कब भाई, तो 5 साल पहले ले लेते 5। अब क्रॉस गुना कर लीजिए, अब क्या कीजिए क्रॉस गुना कीजिए। देखिए 3 और इधर से 4, अंतर कितना हो जाएगा 1। इधर से देखिए 20, इधर से 5, तो अंतर कितना 20 और 5 का 15। तो 1 यूनिट कितना आ गया 15। पूछा क्या पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितना 1 यूनिट था 15 साल। हो गया आंसर। फिर अगर आप करना चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते थे। 3x और x था 5 साल पहले, मतलब 5 ये भी पीछे जाएगा, 5 ये भी पीछे जाएगा, और रेशियो कितना का हो जा रहा था 4 और 1 का। तो आप इस तरीके से इसको भी सॉल्व करते तो x का मान कितना आ रहा होता 15 आ रहा होता, और x माने थे पुत्री को, तो आंसर 15 हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है भाई मेरे। अगला सवाल कर रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए इस तरीके का दिया है आपको और पूछा है कि खाली जगह पे क्या आ सकता है, तब सोच के देखिए। ए और 26 दिख रहा है, 26 का देखिए अल्फ़ाबेट में अगर इसका नंबर देखें तो क्या है जेड हो जाता है। अच्छा डब्लू का डी दिख रहा 4 है, मतलब क्या हो जाएगा डी। आपके पास इस तरीके का होना चाहिए ना कि नंबर देखे तो अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए। जैसे 4 दिखे आपके दिमाग में डी आना चाहिए, एच दिखे आपके दिमाग में एच आना चाहिए, एच दिखे आपके दिमाग में 19 आना चाहिए, टी दिखे आपके दिमाग में 20 आना चाहिए। आप इस तरीके से रखिए कि आप अल्फ़ाबेट देख रहे हैं तो नंबर आपके दिमाग में नचना चाहिए, अगर आप नंबर देख रहे हैं तो उसका अल्फ़ाबेट आपके दिमाग में आना चाहिए। इस तरीके से आपको तैयार रहना है। तो जैसे देख रहा है ए और जेड क्या रिलेशन भाई, एक दूसरे का अपोजिट है। डब्ल्यू और डी क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। अब देखिए अगर इसको कहें तो क्या है एच, तो एस एच क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो टी का अपोजिट क्या होता है भाई मेरे, जी होता है, और जी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 7। देखिए यही दिया है। क्या किया था अपोजिट रखा था, ठीक है, अपोजिट नंबर का इस्तेमाल किया था, बाकी बात काम हो गया। तो देखिए आप इस तरीके से क्या कीजिए, ए से जेड तक का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और ए से जेड तक का क्या होना चाहिए आपको अपोजिट नंबर भी अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए। ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। इस तरीके से आपको कहाँ तक पता होना चाहिए एम एन होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि नहीं इसको तो हम पेपर पे वहीं लिख लेंगे और इसको कर लेंगे। भाई मेरे आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आप इस तरीके का गलती ना कीजिए। अरे थोड़ा सा नंबर यार मेहनत कर लें, इसमें तो क्या हो जाएगा, रट्टा मार सकते हैं, और 2-4 दिन लिख लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। और इसको रटने का सबसे आसान तरीका है ना, अपने दोस्तों का नाम क्या कीजिए कोडिंग कीजिए। जैसे आपके दोस्त का नाम मान लेते हैं राम है, आप 18 लिखिए, 1 लिखिए और 13 लिख दीजिए, हो गया राम। इस तरीके से लिखिए ना, प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। आगे बढ़े, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही मतलब क्या होता है भाई मेरे बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब बढ़ते क्रम में तो मतलब सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे लास्ट। तो देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है नेगेटिव, नेगेटिव में भी क्या है 96, ठीक है, सबसे छोटा है। तो एक नंबर सबसे छोटा स्टार्ट हुआ, एक ही जगह स्टार्ट हुआ। देखिए सवाल देखिए आसानी से हो गया कि इससे एक ही जगह स्टार्टिंग हुआ था एक से, चूँकि सबसे छोटा है सबसे पहले इसी को आना चाहिए था, बाकी बात स्टार्ट हो गया। अब देख सकते ई नेगेटिव था तो इसके बाद दूसरा नेगेटिव ही आता, 4 आ गया, बाकी बात समझ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत। अब देखिए 83 और 24 में बड़ा कौन होता है भाई, 83 तो 24 पहले आएगा। अच्छा 24 के बाद फिर 58 है, 58 उसके बाद 83 आएगा, इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ में आया। तो देखिए 3 है तो पूरा बनाना भी नहीं है। अगर इस तरीके के सवाल देखिए मिल जाए तो आसानी से करके निकल जाइए, पूरा मिलाने का ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर आपसे भाई मेरे सही आंसर का उम्मीद रखता है, वो आपसे उम्मीद नहीं रखता कि एग्जाम में आप कितना समय देकर उसको बना रहे हैं। आप 5 मिनट दे रहे हैं, 5 सेकंड दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना है। बढ़ते अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल भाई मेरे। कह रहा है
उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ठीक है, देखिए कानून और ऑर्डर। तो क्या कहा कि देखिए दूसरे पद का पहले पद से है, दूसरा पद का पहले पद से अगर रिलेशन अगर देख लें हम, तो अगर ऑर्डर देने का काम कौन करता है? कानून। ठीक है, हम कानून को ऑर्डर देते हैं। तो क्राइम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? युद्ध, साफ साफ दिख रहा नहीं होगा। शांति, अपोजिट हो जा रहा है। अपराधी, क्राइम करने वाला है। तो एक बचा सज़ा, पनिशमेंट, तो दे सकते हैं। ठीक है, क्राइम के लिए हम लोग क्या करते हैं? पनिशमेंट देते हैं, किसी को सज़ा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ सवाल होते हैं ना जिसको आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, चूंकि काफ़ी सवाल करने हम लोगों को। कहाँ पहुँच गए भाई? अच्छा जाओ। ठीक है, चूँकि मैथ रीजनिंग दोनों मिला के लगभग 55 से 60 सवाल होने चाहिए। देखिए कह रहा 4 शब्द युग्म दिए गए, उनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक असंगत है। असंगत युग्म को चयन कीजिए। तो देखिए क्या क्या अपने पास दिया है। कम और ज़्यादा एक दूसरे का अपोजिट, रात दिन अपोजिट, मुलायम और नाजुक ये क्या है? सिमिलर है। मीठा और खट्टा अपोजिट है, तो यही हो जाएगा मुलायम और नाजुक। कोई दिक्कत? देखिए एक तरीके से एनालॉगी का क्वेश्चन कह सकते हैं या क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन कह ले आप। ठीक है, या फिर ऑड वाला सवाल कह लें इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा दिए गए कथन पर विचार कीजिए और निर्णय कीजिए कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन में निहित है। कथन क्या है भाई मेरे? एक विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसा कथन है, ऐसा स्टेटमेंट है, एक विज्ञापन दिया गया। देखिए ध्यान देना है, इस वाले टर्म पे ध्यान देना है। क्या है? विज्ञापन है। तो धारणा है जो लोग अपने घरों को लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं, केवल XYZ पेंट ही घरों के सजावटी बना सकते हैं। तो देखिए अगर इस तरीके एक सवाल करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होने चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होने चाहिए। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें है कि बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा खुद का दिमाग नहीं लगाना है। इसमें उतना ही दिमाग लगाना है जितना कथन में कहा जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है। तो जैसे देखिए विज्ञापन वाले सवाल में क्या होता है ना, विज्ञापन का सेंस ये होता है, जैसे अगर हम खुद कह दें आपसे कि परीक्षा मैथमेटिक्स सफलता का एक क्या बोल सकते हैं, सफलता का एक संस्थान है जहाँ से सफल होना बच्चों की एक आदत सी है। तो अगर इस तरीके का अगर हम स्टेटमेंट दें एज ए कोचिंग के विज्ञापन के तौर पे, तो आपको लगेगा कि भाई मेरे ऐसा बच्चे चाहते हैं तब तो हम कह रहे हैं। ठीक है, जैसे विज्ञापन बॉर्नविटा का विज्ञापन दे दे कि जो भी माँ अपने बच्चों को बॉर्नविटा पिलाएंगी उनके बच्चे लंबे हो जाएंगे। इसका मतलब माँ चाहती हैं कि बच्चे लंबे हो, तभी तो विज्ञापन दिया जाता है। विज्ञापन वही दिया जाता है भाई जो लोग चाहते हैं। अब जो भी देख लीजिए, अब जितने कॉस्मेटिक है, क्रीम का विज्ञापन देखिए 5 दिन में गोरा हो जाए, लोग गोरा होना चाहते हैं 5 दिन में, इसलिए विज्ञापन दिया जाता है। तो विज्ञापन उसी का दिया जाता है जो लोग चाहते हैं। तो यहाँ देखिए लोग पेंट इस्तेमाल करें, घर सजाने के लोग घर सजाना चाहते हैं, बात सही है। केवल XYZ ही पेंट घर एक सजावटी बना सकते हैं, ये गलत है। केवल 100% कहीं से भी अवधारणा नहीं हो सकता। अब कोई कहते हैं केवल बॉर्नविटा पीने से ही बच्चे लंबे होंगे, गलत बात है। हाँ, बॉर्नविटा पीने से बच्चे लंबे होंगे, लेकिन केवल बॉर्नविटा से नहीं होगा। केवल परीक्षा मैथमेटिक्स में आके क्लास करने से बच्चे सफल होंगे, गलत है। वो कहीं भी क्लास करेंगे, बच्चे मेहनत करेंगे, वो सफल होंगे। हाँ, उनकी सफल होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है हमारे साथ जुड़ने पे, तो यही बात है। तो यहाँ पे देखिए इसका केवल एक सही होगा। ठीक है, तो केवल एक धारणा यहाँ भी दिया है। तो चूँकि देखिए इसको काटना था, बस केवल कह देना गलत है, सिर्फ कह दे तब भी गलत है। 100% वाले को ख़त्म ही कर देना, वो हटा देना उसको, वो नहीं हो सकता कभी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या करा नीचे दिए गए कथन और इसके बाद 2 तर्क दिए गए, बताएं उनमें से कौन से तर्क कथन के संबंध में पुष्ट है। प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों का स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हाँ, किया जाना चाहिए, हम तो सहमत हैं। पहले तर्क देख लेते हैं। हाँ, वे लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है, अच्छा तर्क है। नहीं, बार बार स्थानांतरित किया जाना अधिकारियों को पसंद नहीं आता है, ठीक है, बात सही। अधिकारियों को पसंद नहीं आता, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उनको हम करप्ट होने दें। तो देखिए होता क्या है
कि इसमें भी देखिए बेसिक जानकारी। ऐसे भी आप देखिए भारत सरकार का एक सामान्य नियम है कि कहीं भी किसी आईएएस आईपीएस या किसी भी पीसीएस पदाधिकारी को भी 3 साल से ज़्यादा तक नहीं दिया जाता है एक सेंटर पे। ठीक है, अगर कोई डीएम है तो एक जिले का 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते, 3 साल के बाद उनका ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। चूँकि धारणा सही है कि देखिए जितने पुराने हो जाएंगे उस ज़िले में ना, तो लोगों के साथ जुड़ा हो जाएगा। जब लोगों के साथ जुड़ा हो जाएगा ना, तो फिर लोग उन्हें प्रभावित करना चाहेंगे और हो सकता है वो प्रभावित हो भी जाएं। इसी बात की आशंका देखिए यहाँ दर्शाया गया है कि हाँ, वो लोग के साथ मित्रवत हो जाते हैं। आप लोग देखें कि जो भी मान लेते हैं डीएम किसी ज़िले में रह गए 3 साल तक, तो वो लोगों के बीच क्या हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, लोग को लगने लगता है कि नहीं सही है, और वो भी लोग से जुड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे लोग प्रभावित भी करने लगते हैं उनको। तो ये बात सही कि हाँ, लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं, सही है, और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है, करते हैं लोग प्रभावित। मान लेते हैं आज हमारे आप ही किसी के ज़िले में डीएम बन के चल जाएँ और वहाँ पे लोगों से आपके अच्छे संबंध हो जाएं कुछ लोग से, तो कल उनके खिलाफ कार्रवाई करना होगा ना, तो आप करने से हिचकेंगे। इसीलिए किन्हीं को ज़्यादा दिन तक रहने नहीं देना चाहिए। इसलिए क्या है, सही है। नहीं, बार बार स्थानांतरित किया जाना अधिकारियों को पसंद नहीं है, तो बार बार डेली थोड़े स्थानांतरण की बात कह रहा है। ऐसा तो कोई बात नहीं कि डेली स्थानांतरण की बात है। और स्थानांतरण किसको, अरे भाई आप 6 महीना बाद कीजिए तब भी इनको बुरा लगेगा, 6 साल बाद कीजिए तब भी बुरा लगेगा। सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर भी तो देखना है, आपको करप्ट होने के लिए छोड़ तो नहीं दिया जाएगा ना। तो इसलिए बात क्या है, गलत है। स्थानांतरण होते रहना चाहिए। इसलिए देखिएगा डिपार्टमेंट में क्या ट्रांसफ़र होते रहता है, आप चाहें या ना चाहे ट्रांसफ़र आपका कर दिया जाता है। तो केवल एक तर्क सही है। दूसरा देखते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है किसी परिवार के 5 सदस्य ए बी सी डी और ई हैं। डी बी का पिता है जो ए की पत्नी है, सी डी की बहन है और ई डी की पत्नी है। ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से क्या संबंध है? देखिए इस सवाल आपसे पूछा गया है। अब देखिए इस तरीके के सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या है, ब्लड रिलेशन का है, और ब्लड रिलेशन के इस तरीके के सवाल बनते हैं, अच्छे सवाल होते हैं। इस तरीके के सवाल क्या होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं। देखिए डी बी का पिता है, देख लेते हैं। डी जो है पिता है, पिता है मतलब पुरुष होगा। बी का, अब बी क्या है, बेटी है या बेटा, अभी तक तो पता नहीं है, इतना ही जानकारी है। अच्छा, डी बी का पिता है, डी बी का पिता है जो ए की पत्नी है, जो ए की पत्नी थी। ए की पत्नी कौन है, बी। अब पता चल गया कि महिला है, और ए की पत्नी थी, पुरुष भी हो गए। सी डी की बहन है, जो सी है डी की बहन है, और ई डी की पत्नी है, और ई जो है वो डी की पत्नी है। तो ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है? तो देखिए ए का पत्नी, पत्नी के पिता ससुर, और ससुर की पत्नी सास कहलाती है, मदर इन लॉ। बात समझ में आया? देखिए ये थोड़ा सा आप चाहें तो इस तरीके से प्लस दे दिए, इसका मतलब क्या है, ये पुरुष होंगे, और महिला दे दिए इसका मतलब क्या होंगी, माइनस दे दिए इसका मतलब क्या हो, वो महिला होंगी। थोड़ा सा आपको कुछ कोडिंग करना है, ताकि फिर बाद में जैसे देखिए अभी नहीं दिए होते तो पता चलता है पुरुष या महिला, तो सास या ससुर, हालांकि एक ही ऑप्शन था सास का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में लाफ्टर को क्या लिखा भाई, MBA कुछ लिख दिया, छोड़ो हटाओ ना। उसी कूट भाषा में डिप्रेशन को क्या लिखा जाएगा? पहले देखते क्या क्या है। 12 से 13 किया है, 1 से 2 किया है, 21 से 22 किया है, मतलब एक एक बढ़ाया है। ठीक है, एक एक बढ़ाया तो एक चीज़ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये सब चीज़ क्लू ढूंढना है, खुद से क्लू ढूंढना है। देखिए 2 ऐसा गया, इसका मतलब एक एक बढ़ाएंगे तो 2 टी आना चाहिए एक साथ। 2 टी कहाँ दिखा, इसी में दिखा, और ये तो लास्ट में दिख रहा था ना भाई। ये क्या है, इधर से पहले 3 छोड़ के आना चाहिए था, यहीं से काम बन गया अपना, बाकी कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं था। देखिए ऐसे सवाल में आप स्टार्ट कीजिए, देखिए EF सब में कॉमन था, Q तक कॉमन था, इस तक कॉमन था, तो आप ऐसे कहीं से छाट लें, या फिर पीछे से चले, पीछे से भी चलेगा तो देखिए वो 3 में कॉमन था, तो कहीं से क्लू मिले तो आप उसका इस्तेमाल कर लें, या फिर आगे पीछे चले। जैसे देखिए ई का, इसका 5 हो जाता, ई देखिए ये 5 था तो इसका 6 हो जाता, ये 16 था तो इसका क्या हो जाता 17, 18 था तो इसका क्या हो जाता 19, ये 5 था तो इसका क्या हो जाता 6। आपको नॉमरिकल वैल्यू इस तरीके से पता चले। ये देखिए 19 था तो इसका क्या हो जाता 20 है, 20
ये देखिए 9 है तो इसका क्या हो जाता, 10 हो जाता। ठीक है, 15 तो क्या 16 हो जाता। अब देखिए 14 तो क्या हो जाता, 15 हो जाता। इस तरीके से लिखने में टाइम थोड़ा लग जाएगा और आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको। तो इस तरीके से अगर कुछ देखें तो इस सवाल को लिखने की कोशिश ना करें, डिस्प्ले पे वहीं पे इसको समाप्त कर दें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कह रहा बिमल कमल पियानो और गिटार में अच्छे हैं, रीमा और शीमा हॉकी और गिटार में अच्छे हैं, रीमा कोमल और रीना हॉकी और शतरंज में अच्छे हैं, रीना और रीमा पियानो और बैडमिंटन में अच्छे हैं, कोमल और शोभा शतरंज और पियानो में अच्छे हैं, कौन हॉकी शतरंज बैडमिंटन में अच्छा है लेकिन गिटार में अच्छा नहीं है। तो पहली बात तो कीजिए, जो गिटार वाला उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए गिटार यहाँ दिख रहा था तो इसका मतलब बिमल और कमल नहीं, तो बिमल कमल ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, गिटार यहाँ भी दिखा, रीमा और सीमा भी नहीं आना चाहिए आपके साथ, तो देखिए सीमा और रीमा का भी कहानी गोल। अब बच्चा रीना और कोमल के बारे में, तो देखते हैं अच्छा, और हॉकी शतरंज और बैडमिंटन भी आना चाहिए, तो देखिए रीमा कोमल और रीना हॉकी शतरंज, तो हॉकी और शतरंज तो ठीक है। अगर बैडमिंटन में भी अगर दो वंश को आ जाए, रीमा तो पहले हट चुकी है, अब सिर्फ कोमल बची, या रीना कहीं देख लेंगे। रीना और रीमा पियानो और बैडमिंटन में अच्छे हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे रीना आ गई, रीना 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 यहाँ भी है। देखिए रीना हॉकी और शतरंज यहाँ से और बैडमिंटन यहाँ से, हॉकी शतरंज बैडमिंटन में रीना अच्छी हो गई। और ये गिटार के साथ कहीं रिलेशन है इसका, देखिए नहीं है, तो इसका मतलब रीना क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई मेरे, कह रहा दी गई जानकारी को पढ़ा उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। 6 विद्यार्थी, अच्छा देखिए विद्यार्थियों, ठीक है विद्यार्थी देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। ABCDERF ने विभिन्न परीक्षाओं में भाग लिया, साफ साफ पता चलता है कि गूगल ट्रांसलेट है लिया। या तो सी ने या एफ ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। कह रहा है या तो सी के पास मैक्सिमम अंक होगा या तो एफ के पास होगा। जब भी सी ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, ई ने न्यूनतम अंक प्राप्त किया। अच्छा, सी के साथ सी मैक्सिमम होगा तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जब एफ ने अधिकतम अंक प्राप्त किए तो बी के पास मिनिमम अंक हुआ है। अच्छा, सभी परीक्षाओं में उन्होंने भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए। अच्छा, डी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन वे निकटतम प्रतिस्पर्धी थे। निकटतम प्रतिस्पर्धी का मतलब होता है उनके बीच में और कोई नहीं है, मुकाबला इन दोनों के बीच में था। ठीक है, ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए। ई और एफ भी निकटतम प्रतिस्पर्धी थे। यदि सी ने पहला स्थान प्राप्त किया तो ए कौन सा स्थान था। अगर सी पहला स्थान प्राप्त किया, देखते हैं हम लोग, देखिए सी पहला स्थान प्राप्त किया। कह रहा जी जब सी टॉप करता है तो नीचे कोई जा रहा था, कौन जा रहा था, ई हो जा रहा था, ई हो गया। अच्छा, उसके बाद कह डी ने ए से अधिकतम अंक प्राप्त किए लेकिन वो निकटतम, अच्छा था, ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए। अच्छा, सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने ए से अधिक। एक चीज़ और पता चल गया कि सी, अच्छा सी टॉपर था तो इससे अधिक ऐसे भी प्राप्त करता। डी ने ए से अधिक प्राप्त किया, तो इस तरीके से देख सकते हैं। अभी यहाँ कोई भी आ सकता है, यहाँ भी कोई आ सकता है, अभी कोई क्लियर नहीं है, लेकिन वो निकटतम थे। ठीक, अच्छा निकटतम थे तो इन दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। सी ने ए से अधिकतम प्राप्त की, ई और एफ भी निकटतम थे। ई और एफ निकटतम थे, इसका मतलब एफ यहाँ पे होगा, चूँकि ई सबसे नीचे है। तो हमसे पूछा क्या ए का स्थान, तो 1 2 3 किसे कौन सा स्थान होगा, तीसरा स्थान होगा। कौन सा स्थान होगा, तीसरा स्थान होगा। देखिए साफ साफ था, ई टॉपर था, ई लास्ट में था। इसके साथ ई कंटेस्ट में था तो इसके बगल में आ जाएगा। ए और डी कंटेस्ट में था जिसमें डी क्या था, आगे चल रहा था, मतलब ए से डी ऊपर होगा, और सी तो सबसे ऊपर टॉपर था। तो इस तरीके से हमारा के कौन सा स्थान आया, तीसरा। आगे बढ़ते, सवाल देखने में लंबा जरूर लगता है भाई मेरे, लेकिन डरना नहीं है। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित चार्ट के विद्युत बल्ब बेचने और विभिन्न खर्चों विभिन्न क्या है, चार्ट उत्तर दे। मार्केटिंग, कॉपीराइट, अच्छा इसके दिया है, ठीक है, इसका डाटा यहाँ दिया, मार्केटिंग वगैरह का पाई चार्ट बनाया है। यदि बल्बों की एक निश्चित मात्रा के लिए निर्माता को मोल्डिंग लागत के रूप में 28,400 खर्च करने पड़ते हैं तो कॉपीराइट के खर्च कितना खर्च करेगी। मोल्डिंग 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 मतलब इधर से देखिए यहाँ आ गया, मोल्डिंग 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 इधर, मोल्डिंग 20% है। अगर देखिए अगर 20% भाई मेरे कहाँ पे आ जा रहा है, 28,400। हमसे चाहिए कितना, पूछा किसके बारे में, कॉपीराइट। कॉपीराइट यहाँ पे है, कॉपीराइट टेबल है 15%, हमको कितना चाहिए था, 15%। तो हम यूँ कह दे, आ तो 1% यहाँ से निकाल ले, फिर 15 से गुना कर ले, या फिर ऐसे कर लेते हैं, अच्छा निकाल ले तो छोड़ा हटाओ।
तो 1% कितना हो जाएगा 28,400 बटा 20, तो 15% गुने 15 कर लो। एक जीरो से एक जीरो हट टपका दो, टपक गया तो देखो 14 दूना 28 और 2 यही हो गया। अब देखो जीरो, 15 दूनी 30 का जीरो बाकी 3, तो 15 चौका 60, 3 63 का 3 बाकी 6, अब 15 6 21, तो 21,300, 21,300 देखिए यहाँ दिख रहा है, ये भी अपना काम बन गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। कह रहे एक हाथ, अच्छा एक हाथ घड़ी में, सॉरी, एक हाथ घड़ी में सुबह के 7:30 बजे हैं। यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इंगित करती है तो 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। घड़ी यही होता है, 12 यहाँ होता है, 6 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है, 9 यहाँ होता है, यहाँ 7 कर लीजिए, यहाँ पे 8 कर लीजिए, और बजा है 7:30। तो घंटा वाला कुछ 7 से ऊपर होगा और मिनट वाला यहाँ पे होगा। यही कुछ हालात हैं। तिकारा अभी जो है घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है। घंटे वाली सुई किधर है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। सॉरी, इसको पश्चिम मान लीजिए, इसको दक्षिण मान लीजिए, इसको पूरब मान लीजिए, इसको उत्तर मान लीजिए। घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करा 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई किस दिशा की इंगित करेगी, तो 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई कहाँ चली जाएगी, 9 पे, और 9 पे चलेगी मतलब किस दिशा में चलेगी, पश्चिम दिशा में चलेगी। किस में, पश्चिम दिशा में। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। ग्राफ दिया है, अच्छा बिक्री किस वर्ष कंपनी ए और बी द्वारा की गई बिक्री का अंतर न्यूनतम रहा है। तो यहाँ पे अंतर कितने का बीच देखिए, ए और बी मतलब ए ब्लू वाला है और जो रेड वाला दिख रहा है हल्का सा वो बी है। तो दोनों का अंतर देखना, हम लोग को छोड़िए कौन किसका है। 40 और 20 में 20 का अंतर, यहाँ भी 20 का अंतर, यहाँ 10 का अंतर, यहाँ 10 का अंतर, यहाँ 10 का अंतर, यहाँ 10 का अंतर, यहाँ देखिए 0 हो गया। तो 2006 के अंदर जाके क्या हो गया, अंतर 0 हो गया। 2006 में अंतर क्या हो गया, 0 हो गया। अरे भाई मेरे, तो इसलिए आंसर अपना क्या हो जाएगा 2006। देखिए यहीं पर अंतर क्या हो गया 0, और न्यूनतम अंतर पूछा, सबसे कम अंतर यहीं पे था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कह रहा चार सहेलियां अंकित, श्रुति, पायल और महक एक आयताकार मेज के आसपास बैठी हैं और प्रत्येक एक कोने पर बैठी। अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है, जो पायल के विकर्णतः सामने बैठी है। महक के सापेक्ष अंकिता कहाँ बैठी है। अब 4 सहेलियां और एक आयताकार जगह पर बैठी हुई है। मान लेते इस तरह आयताकार कोई जगह है, ठीक है, और सब क्या है, कोने पर बैठी हुई है। कर अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है, जो फिक्स जहाँ मिले वहीं से स्टार्ट, यहाँ से फिक्स मिल रहा है कि अंकिता श्रुति के दाईं ओर है। तो अगर यहाँ मान लेते हैं कि अपने पास कौन है, श्रुति है, तो अंकिता कहाँ पे, श्रुति की दाईं ओर बैठी है। तो श्रुति की दाईं ओर बैठ गई। जो पायल के विकर्णतः सामने बैठी है, श्रुति की दाईं ओर बैठी है, जो पायल के विकर्णतः सामने है। तो श्रुति जो है पायल के विकर्णतः सामने, तब पायल यहाँ पे विकर्णतः ही होता है ना, ठीक है। तो बची एक कौन, पायल हो गई, अंकिता हो गई, श्रुति हो गई, तो और बची कौन है भाई, महक बच रही। कौन बच रही है, महक। तो महक के सापेक्ष अंकिता कहाँ बैठी है, तब महक के सापेक्ष अंकिता क्या है, अंकिता विकर्णतः सामने बैठी हुई है। कहाँ है, विकर्णतः सामने बैठी हुई है। यहाँ से देखिए हो गया काम अपना। आगे बढ़ते हैं। चूँकि आंसर पहले से क्या हुआ तो लग रहा होगा कि थोड़ा सा और टाइप का, लेकिन क्या कीजिएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसका लेना भी है। अब इसको टाइप कराने में जितना समय लगे उतना हम लोग काफ़ी सेट आगे कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे एक वस्तु को इतना रुपया के विक्रय मूल्य पर बेचने 20% का लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए भाई मेरे, 390 रुपया में बेचे, 390 में बेचे तो 20% का लाभ हुआ। इसका मतलब ये सामान अब कितने का हो गया, 120% दिख रहा है। तो पूछा उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य होता है कितना, 100%। तो 2500 और 20 20 से। अब देखिए 6 छक 36, 3 6 5 30, तो गुना कर लो भाई, 5 5 25 का 5 बाकी 2,
अच्छा 25 2 32 325 हो गया काम अपना। बात समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं, चूँकि लंबा सवाल करना है भाई, 50-60 सवाल करना है, तो थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना होगा। जो चीज़ समझ में ना आए उसको क्या करें आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, और कोशिश कर रहे हैं कि समझते हुए चलें, ठीक है। चूँकि अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग कोशिश करेंगे एक दिन में 2 सेट करें, चूँकि एग्ज़ाम अगर पहले हो भी जाता है, ग्रुप डी का तो संभावना बन रहा है, तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले हम लोग क्या करें, ख़त्म कर दें। 130 सेट तो है ही, तो इसको निपटाया जा सकता है, बशर्ते आप लोग सही से साथ दें तो। अब देखिए इस सवाल में क्या करे भाई मेरे, कह रहा 37 मीटर और 30 मीटर माप वाले आयताकार पार्क में अंदर की ओर एक रास्ता बना हुआ है जो 570 वर्ग मीटर जगह घेरता है, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए रास्ते की चौड़ाई आपसे पूछा है, तो देखिए रास्ते आयताकार अगर जैसे इस तरीके से कुछ होगा, देखिए सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आयताकार ही तो रखना है। अब करा इसके अंदर से क्या किया, कोई सॉरी सीधा नहीं जा रहा, समझ लेना है। ओहो ये भाई देख साइड से रास्ता है, जगह नहीं बना लेकिन समझना है, और भी समान चौड़ाई का रास्ता है, तो ये रास्ते का चौड़ाई कुछ तो होगा, वही चौड़ाई हमसे क्या है पूछा, रास्ता का क्षेत्रफल 570 दे दिया है। तो अगर रास्ता का क्षेत्रफल की बात करें ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है 2x L माइनस बी, L माइनस बी नहीं L प्लस बी माइनस 2x होता है शायद, हाँ यही क्या हो जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाता है, ये रास्ते का क्षेत्रफल होता है। तो अगर यहाँ हम लोग करना चाहें, देखिए कलर चेंज करते हैं, 2x और L कितना है 37 है, 30 67 माइनस 2x बराबर कितना हो गया भाई मेरे 570, कितना हो गया 570। अब देखिए आपके पास 2 तरीका है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक बनेगा। दूसरा तरीका है कि ऑप्शन का मदद लेके इसको चेक कर लेते। अगर देखिए हम लोग चेक करने चलते तो क्या हो जाता ना, अगर पहला ऑप्शन लेते तो कितना हो जाता 20, और ई कितना हो जाता देखिए 47, तो 47 गुने 20 570 नहीं होता, एक रफ आइडिया कह रहा है। 42 दुना 47 दुना कितना हो जाता, बहुत बड़ा नंबर हो जाता। फिर अगर देखें 28 देखते तो 56 गुना था, और यहाँ से कितना 56 तो 11, 56 गुने 11 इकाई अंक 0 नहीं आता। फिर 5 देख लेते तो यहाँ से कितना आ जाता 10, इधर से कितना आ गया 57, 570, 5 सेटिस्फाई कर देता। ऐसा नहीं कि आंसर है तो पहले हम इसी को चेक कर ले, आप चेक करके आते चलिए ना, आप जिस तरीके से चेक करना चाहे कर लीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आगे कह रहा साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि का 8/5 के बराबर हो जाती है। तो देखिए मूल धनराशि कितना के बराबर हो जाती है, तो 5 रुपया था 8 रुपया हो गया, मतलब ब्याज कितना मिला 3 रुपया, कितना में 5 में, तो 100 में कितना मिलता है भाई मेरे 60%। 100 में कितना मिलता 60%। हम कह रहे हैं अगर 5 साल में 60% मिला तो 1 साल में कितना मिलेगा 12%, काम हो गया। नहीं अगर इस तरीके से कर सकते, देखिए मूलधन 5 था, मिश्रधन 8 था, तो ब्याज कितना हो गया 3। ब्याज बराबर होता क्या, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इस तरीके से देखिए 5 5 25 गुने बटा 4, 25 चौका 100, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 4 12%। अब फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कीजिएगा तो काम हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप करना चाहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है भाई मेरे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा उन 2 गोले के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। तो अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1:4 है, हम यूं ही कह देगा ना आपसे कि दुनिया की कोई भी 2 समरूप आकृतियों का अगर क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है, अगर उसका हम वर्गमूल निकाल दें ना तो उनकी त्रिज्या यानी उनके साइड का रेशियो मिल जाएगा। अगर उनके साइड का रेशियो का क्यूब कर दें तो वो आयतन का रेशियो, और स्क्वायर कर दें तो क्षेत्रफल का रेशियो। बात आप लोग को मालूम है। तो अगर यहाँ से हम यूँ कह दें कि नहीं कि त्रिज्या का रेशियो निकालना चाहे तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना 2। अब हमसे पूछा आयतन, तो आयतन के लिए क्या करना होगा, हमको क्यूब करना होगा। तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो 1 और 8 का रिलेशन बनेगा। यहाँ से कहानी समाप्त। अरे 2 गोला तो समरूप होगा ही, और सिंपल सी दुनिया के किसी भी 2 समरूप आकृति के लिए काम कर जाएगा, किसी भी 2 समरूप के लिए, वो त्रिभुज हो आयत हो कुछ भी हो कहीं भी काम करेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या करा है भाई मेरे, करा निम्नलिखित में से, अच्छा निम्नलिखित आरेख में ए में वे सभी लोग शामिल हैं जो चॉकलेट पसंद करते हैं। अच्छा ए वाले क्या है, चॉकलेट वाले भाई साहब सब हैं। अच्छा देखिए ठीक है, ये चॉकलेट वाले हैं। बी में सभी लोग शामिल हैं जो आइसक्रीम पसंद करते हैं। बी में क्या, आइसक्रीम पसंद करते हैं। सी में सभी लोग पसंद है जो क्या, कैंडी पसंद करते हैं। ठीक है, तो छायांकित क्षेत्र का क्या दर्शाता है? अरे भाई मेरे इसमें तो चॉकलेट वाले भी हैं, आइस वाले भी हैं और कैंडी वाले हैं, मतलब तीनों जो पसंद करते हैं इसमें हैं। वे लोग जो केवल कैंडी और आइसक्रीम पसंद करते नहीं, वे लोग जो चॉकलेट और आइसक्रीम नहीं भाई मेरे, जो चॉकलेट कैंडी और आइसक्रीम तीनों, देखिए 3 नंबर, जो तीनों पसंद करता है वही होगा, सिंपल सी बात है। आगे बढ़िए, देखिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, कौन सी डी ए का मान क्या होगा? पहले ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज बना लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज के लिए एक चक्र होना जरूरी है। अब इसके अंदर क्या बना लें, एक चतुर्भुज बनाते हैं। कहीं भी नामकरण कुछ भी कर दीजिए, सिर्फ एक क्रम में होना चाहिए। ए बी सी डी हो गया, जिसमें करा ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज। ए बी सी ये क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा बराबर। तो सी डी ए का मान क्या होगा, सी डी ए इस एंगल का पूछा है भाई मेरे। जब समबाहु त्रिभुज तो 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा तो 120 होगा। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपको मालूम है। तो 60 था तो कितना हो जाएगा, 120। कहानी इसका भी समाप्त। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है 45 रेशियो 75, 3 रेशियो 5, 51 रेशियो 68 और 256 रेशियो 81 का मिश्र अनुपात क्या होगा? तो देखिए पहले इसको तो और छोटा रेशियो किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, पहले कर लेते हैं। देखिए है क्या, 15 45 और 15 5 75 आ गया। फिर क्या है, 3 और 5, अच्छा ये भी 3 और 5 ही था। 17 51 17 64, अच्छा 3 और 4 आ गया। हमसे ये भी 3 और 5 ही आएगा क्या। 256 और 81 ये कटेगा रे भाई, ये तो 9 से कटेगा, 6 5 11 नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ दो। यही है। अब भी पूछा मिश्र अनुपात में कंपाउंड रेशियो निकालना, तो कुछ मत कीजिए, आपस में सबको क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। देखिए 3 तिया 9 तिया 27, 27 तियाई 81 कट गया। अच्छा अभी कटेगा, देखिए तो किसी से 4 से, तो 6 चौका 24, 4 चौका 16, तो ये कहते हैं कि 64 बटा कितना गया, 25 तियाई 75। कहाँ दिख रहा है, पहला ऑप्शन। कहानी समाप्त, कंपाउंड रेशियो भी खत्म। आगे बढ़ते हैं, करा नीचे दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए कोशिश करते हैं हम लोग। 5 2 7 2 9 2 11 2 13, 13 मतलब क्या होना चाहिए, एम। एम कहाँ, एक ही जगह। कहानी समाप्त। एम कहाँ, एक ही जगह है। देखिए ये 5 7 2 बढ़ा दे, फिर 2 बढ़ाए तो 9, और 9 में 2 बढ़ा दे तो 11, 11 में 2 बढ़ाएंगे 13। देखिए आपको ई को 5 नहीं लिखना है, नीचे किस को 5 लिखेंगे, जी को 7 लिखेंगे, आई को 9 लिखेंगे, के को 11 लिखेंगे, तब तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस तरीके से बचना है। हम तो बोले आपको कि अल्फ़ाबेट दिखे मतलब उसका नंबर आपको मालूम हो जाए, नंबर दिखे मतलब उसका अल्फ़ाबेट आपको मालूम होना चाहिए। इस तरीके का प्रैक्टिस आपको कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अभी देखिए इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने में एक ही बात का ध्यान रखना है भाई मेरे, एक तो ब्रैकेट का सारा प्रोसेस पूरा आपको करना है बाय रूल, और बोर्ड मास का भी क्या करना है, ख्याल रखना है। बाकी कुछ होता नहीं है इसमें। अब देखिए हम इसमें करते हैं, 8 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 2, अब +3 5, ये पूरा का पूरा कितना हो गया 5।
अभी -5 है तो 4 -5 -1, अब -1 हो गया तो हटा के यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब 15 -1, सॉरी ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सॉरी माइनस माइनस प्लस कर देगा। देखिए 4, देखिए फिर से कर देते हैं 4 -5 -1 और माइनस माइनस प्लस, तो +1 तो 15 + 1 कितना हो जाएगा 16, तो 20 - 16 4। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर पीछे खंभे की ओर बढ़ता है तो उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा एक साथ पढ़ दिए यहाँ पे। देखिए फुल स्टॉप का मतलब होता है रुकना होता है। ये सेंटेंस इसके लिए कहा गया कि 30 मीटर पीछे जो खसका ना उसकी वजह से 30 से 60 हो गया वो चेंज। ठीक है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस अगर आपसे पूछता है ना तो सोचिए नंबर गिफ्ट कर रहा है आपको, कुछ है नहीं। अच्छा एक चीज़ बहुत लोग दिमाग लगाते हैं यहाँ पे कि अब 30 आगे बनेगा 30 पीछे। अरे भाई मेरे 30 हमेशा दूर होगा, 60 हमेशा नज़दीक होगा, सोचना ही नहीं सब, इस पर टाइम ही नहीं देना आपको। देखिए ज्यों ज्यों करीब पहुँचेगा ना सेंटर के तो क्या हो जाएगा, बड़ा होते जाएगा। एक समय कि इसको 90 पूरा होना है तो दूर जैसे जैसे जाएगा क्या होता है 0 की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत लोग कन्फ्यूजन में ही रहते हैं कि 30 यहाँ लिखे या 60 60 30, नहीं लगाना दिमाग भाई मेरे। इतना हो गया, अभी कहा 30 मीटर इधर चला था तो नामकरण आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। A B C और D, देखिए D से C तक 30 दे दिया। अब देखिए 30 मीटर, एक चीज़ और पढ़ाते हैं आपको अभी। देखिए है तो सवाल ट्रिग्नोमेट्री का, हम ज्योमेट्री में एक चीज़ पढ़ते हैं कि बाह्य कोण जो होता है सामने के दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होता है। ये 60 है तो 30 है तो कितना हो जाएगा 30। कोई दिक्कत? अब देखिए समान भुजा के सामने का कोण, सॉरी समान कोण के सामने का भुजा भी समान होता है। तो देखिए अगर 30 के सामने 30 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा इस साइड 30। अच्छा एक रेशियो और पीछे जब सेट हम लोग कर रहे थे उसमें आपको पढ़ाए थे 30 60 90 के बीच रिलेशन क्या होता है 1√3 और 2 का। तो अगर देखते हैं कि अगर ये 90 है, 90 के सामने का साइड 30 है, मतलब 2 यूनिट, 2 यूनिट कितना है 30, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 15, तो √3 यूनिट कितना हो जाएगा 15√3। तो हमारे पास पूछा है 60 के सामने, यही हाइट पूछा है ना, ये वाला क्या पूछा है हाइट पूछा है। तो देखिए 60 के सामने क्या हो जाएगा 15√3। कुछ है रे भाई मेरे, कुछ नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस बोले ना सबसे आसान है, ये तो आपको दिया ना, इसको थीटा टू थीटा के रूप में आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, अगर आपके पास मालूम है तो नंबर गिफ्ट कर रहा है आपको, कहीं कुछ होता ही नहीं इस सवाल में। उम्मीद करते बात समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है भाई मेरे। कह रहा 2 का स्क्वायर 3 पर पावर 1 5 का स्क्वायर इतना को कितने गुणनखंड हो सकते हैं जो 50 से विभाज्य हैं लेकिन 100 से विभाज्य नहीं हैं। देखिए अभी तक सवाल क्या पूछा जा रहा था आपसे कि कितने इसके फैक्टर होंगे। ज़्यादा दिल खुश होता था तो पूछता था सम फैक्टर विषम फैक्टर, ठीक है यही पूछता था आपसे, या कभी कभी अभाज्य फैक्टर पूछ लेता था। अब तो पूछ रहा है भाई कि 50 से कटे लेकिन 100 से ना कटे। आइए जुगाड़ लगाते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर, इसको लिखते हैं 2 गुने 2 और 5 का स्क्वायर। अगर इससे कटता है तो 50, अगर इससे कट जाता तो फिर किससे कटेगा 100 से। तो हम कहते हैं भाई तुम बाहर हो चुके, 100 से कटने वाला तो हमको चाहिए ही नहीं। अभी तक 25 2 गुना 50 अभी तक तो सही है। अब इसमें से देखिए 50 में जिससे भी गुना करेंगे तो वो फिर 50 का मल्टीपल ही मिलेगा हमको, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तब बचा क्या 3 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1, यही बात है। तो हम बोले अब इससे तो गुना होकर बनना है, तो ये दोनों मिला के जितना फैक्टर बना दे, तो ये दोनों मिला के मतलब हम क्या करते हैं फैक्टर निकालते समय टोटल पावर जितना होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 1 1 2 और यहाँ भी 1 जोड़ देंगे कितना 2, मतलब कितने हो गए 4 नंबर ऐसे हैं जो 50 से कटेंगे लेकिन 100 से नहीं कटेंगे। चूँकि 2 पहले ही बाहर कर दिए तो 100 से कटने का अब गुंजाइश बचा ही नहीं था। अपना आंसर क्या हो गया 4। उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा। बेसिक सा सवाल है और गुणनखंड पे तो नंबर ऑफ फैक्टर पे इस तरीके का सवाल पढ़ाया हुआ 3 सेशन है। आप प्लेलिस्ट खोल कर देख लें, वहाँ मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। कह रहा इतना का मान ज्ञात कीजिए। मान क्या करना, अब एक ही काम दिख रहा है, प्रमीकरण सिर्फ कर लेते हैं 4 + √2 और नीचे √2 - 1 अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसको भूल ही जाइए। तो ऊपर √2 - 1
अब देखिए √2 - 1 थी, कितना हो जाएगा 4√2 माइनस √2, तो मतलब कितना हो जाएगा 3√2। अच्छा देखिए फिर कितना हो जाएगा -4 और +2, तो -2। कहीं दिख रहा है 3√2 -2? आंसर ही यही है, दिख रहा क्या? ठीक है, आगे बढ़े। सवाल देखिए बहुत आसान थे। जो मार्क्स क्यों नहीं आए बच्चे के पता नहीं, क्या गलती कर कर गए हैं वो लोग नहीं मालूम। इस तरीके के सवाल छोड़ने लायक सवाल था ही नहीं कहीं से भाई। अभी एक भी सवाल ऐसा नहीं दिखा जिसको छोड़ा जा सकता था या टाइम टेकन सवाल था। कुछ दिख नहीं रहा, बच्चे क्यों इतना कम स्कोर कर रहे हैं नहीं मालूम। अभी तक इसलिए मैथ कर रहे थे, रीजनिंग का भी इसलिए मिला लिया कि मैथ रीजनिंग मिला के 60 क्वेश्चन थे। अगर बच्चे मैथ रीजनिंग ही सिर्फ करके आ जाते ना तो 55+ मार्क्स यहीं से आने थे। 40 जीएस में से आप 10-15 भी कर लेते ना तो आप 70 करीब पहुंच जाते, 65-70 आप एकदम सेफ होते हैं। CBT 2 के लिए आपको कोई टेंशन ही नहीं होता, आराम से CBT 2 के लिए लग जाते आप। लेकिन आप लोग तो संभलते तब हैं जब सब कुछ उजड़ जाता है। ग्रुप डी वाले अभी से भी संभल जाइए, या CBT 1 में जिनका मार्क्स बाउंड्री पे है वो भी संभल जाइए। अगर रिजल्ट हो भी जाता है तो CBT 2 में आप क्या कर लीजिएगा, अगर अभी बैठे हुए हैं तो जग जाइए भाई, लग जाइए अभी से CBT 2 के लिए, अगर वाकई में नौकरी चाहिए तो, नहीं तो अपनी मर्जी लगे रहिए। आते अगले सवाल पे भाई मेरे। देखिए क्या करा, x + 1/x2 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान, कई एक बारी सवाल पूछा जिसका अंदाज़ा नहीं है, मतलब 50 बारी सवाल पूछा जा चुका है SSC और रेल के अंदर। देखिए x + 1/x2 दे देना, ये तभी संभव है जब x का मान 1 हो। तो x का मान 1 1 2 डायरेक्ट आंसर था। या स्क्वायर ही क्या किया, अगर यहाँ पे पावर n रख लीजिए ना, आप कुछ भी पावर रख लीजिए, नीचे पावर m कर दे, डिफरेंट पावर रख दिए, तब भी इसका वैल्यू कितना मिलने वाला है, 2 ही मिलने वाला है। तो आपको तो पता होना चाहिए भाई मेरी। सब सवाल क्या है, सेकेंड के अंदर बनने वाला सवाल है कि सिंपल सी पावर कुछ भी, अगर 2 दे दिया है तो आंसर 2 ही होगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। कह रहा 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 किसी तरह एक समान और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। घाटी, पठार, ग्लेशियर, पहाड़ी। देखिए घाटी, पठार और पहाड़ी क्या है, पथरीले इलाका है, और ग्लेशियर बर्फीला है, तो कहानी खत्म, ग्लेशियर छट गया। ये सब क्या है, पहाड़ी है, यानी यहाँ के अंदर पथरीला इलाका होगा, और यहाँ पे क्या होगा, बर्फीला होगा। कुछ नहीं था भाई मेरे। अगला सवाल देखिए, कह रहा दिए गए ग्रिड का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए 3 4 7, अच्छा 8 9 क्या होगा, तो 11 13 24, तो 8 9 17 करने में क्या आपत्ति है भाई मेरे। 8 और 9 मिला कितना हो जाएगा, 17 कहीं दिख रहा है, जोड़ देंगे, क्या आएगा, आर आएगा, पी आएगा, क्यू आएगा, सिंपल सी काम बना के 17 आया ना, हो गया काम। बाकी सोचने का ज़रूरत थी आपको नहीं है। अगर सोच सकते हैं तो देखिए 3 जोड़ के 5 बनाया है, 11 3 14 है, तो देखिए 5 3 8 है, तो 14 3 17 क्यों आएगा। लेकिन क्या जरूरत चेक करने का, हमको तो आंसर से मतलब है ना। देखिए बार बार सिखाते हैं आप लोगों को आंसर करना, बाकी विद्वान नहीं बनना है मैथ का, मैथ रीजनिंग का विद्वान नहीं बनना। आपको एग्जाम पास करना, आंसर टिक कीजिए और चल दीजिए। क्योंकि आपको उलझाने के लिए काफ़ी सवाल मिलेंगे, पजल के सवाल होंगे, सेटिंग अरेंजमेंट के सवाल होंगे, कुछ सवाल होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो उनके लिए समय बचा के रखना है। मैथ के अंदर हो सकता है कैलकुलेटिव सवाल पकड़ा जाए आपको, तो समय रहेगा पॉकेट में, तब तो वहाँ पे खर्च कर पाएंगे आप। अगर इन्हीं तरीके के सवाल में अगर समय खर्च कर दीजिएगा तो फिर मुश्किल हालात हो जाएंगे। और इस बार CBT 1 में बच्चों के साथ हुआ यही है। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए, कहाँ पे समय खर्च करना था उनको पता ही नहीं चला, कहीं कहीं समय खर्च कर दिया, जहाँ ज़रूरत था वहाँ समय मिला ही नहीं उनको। देखिए अगला क्या करा 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर से दूसरा सवाल आ गया, एक सवाल अभी किए थे नंबर ऑफ फैक्टर से, दूसरा सवाल है। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट जाके खोल के देखिएगा, और वहाँ से 3 सेशन या 4 सेशन किया हुआ उसमें भाई मेरे, काफ़ी सवाल किया हुआ, जितने टाइप का हो सकता है हर एक टाइप का सवाल किया हुआ है। तो एक बार जाकर जरूर देखिए, जिनका नंबर ऑफ फैक्टर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कमज़ोर है। अब देखिए इस सवाल में क्या रहा, 120 का अगर फैक्टर तोड़े अगर हम, तो 15 20 से यानी 8, 2 पे पावर की, और 3 गुने 5, यही कहानी है फैक्टर 120 का। अब कह रहा विषम,
तो विषम वाले में क्या कहते हैं, 2 को कहते हैं भाई तुम साइलेंट हो जाओ, कुछ नहीं तो पावर 1 है और पावर 1 है, टोटल फैक्टर निकालने क्या करते हैं, पावर 1 जोड़ देते हैं, तो 2 और गुने 2 4। विषम फैक्टर कितना हो गया, 4। एक ही जगह 4 दिख रहा था, आप चाहते तो आंसर मार लेते। सम फैक्टर के लिए क्या करते हैं, सम वाले फैक्टर में इसमें 1 नहीं जोड़ते हैं, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं 3, और बाकी इसमें 2 1 तो जोड़ ही देंगे, गुने 2 और गुने 2, देखिए कितना हो जाएगा, 12। दिख रहा था, गया था। अगर आप सम निकाल लेते तब भी आपका काम चल गया था, विषम निकाल लेते तब भी आपका काम चल गया था, कि एक से ही इसको आंसर किया जा सकता था, बाकी दूसरा करने का जरूरत नहीं था। अगर शौक से अगर आप दूसरा करने गए हैं तो इसका मतलब टाइम का बर्बादी किए, फिर आप क्या किए, जानबूझकर टाइम का बर्बादी किए हैं। आप टाइम बर्बाद नहीं करना भाई मेरे, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है वो टाइम है, बाकी सब कुछ खरीदा जा सकता है, समय नहीं खरीद सकते आप। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है भाई मेरे, कह रहा एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा, बम्पर जीत है यार। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात की, टोटल वोट पड़ा कितना था, तो देखिए, अच्छा एक को 37% मिला, टोटल 100% होता तो 50% बाउंड्री होता, तो देखिए एक को जितना 50 से कम मिलेगा दूसरे को 50 से उतना ज़्यादा मिलेगा, इसका मतलब जितना 50 से कम गैप उससे दुगना हो जाएगा। तो देखिए 50 से कितना कम हो गया, ये 13 कम, तो अगला को 63 मिला होगा, तो दोनों के बीच कितने का अंतर, 13 कम मतलब 26%, और कह रहे 26% दे कितना दिया भाई, 5,20,000, तो 1% की अगर हम बात कर दें तो 20,000, ठीक है। हमसे पूछा टोटल तो 100%, 2 जीरो और बैठा लो भाई, इस पे 4 था, 2 और बैठा लो, 20 लाख कहीं दिख रहा है भाई, यहीं पे दिख रहा है, और 20 दिख रहा था ना, काम चल जा रहा था, बाकी जरूरत नहीं कितना जीरो कौन गिनते जाता है, संबित पात्रा थोड़े बनना है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला सवाल कह रहा 45 किलोमीटर पर एज की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटे में कितने खंभों को पार कर लेगी। दिया गया है कि रेल मार्ग पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ही एक खंभे पार कर लेती है, ठीक है। तो देखिए 45 किलोमीटर की चाल से चल रहा है 4 घंटा में, 45 दूना 90, दूना 180, मतलब 180 किलोमीटर तो वो चलेगा। चूँकि मीटर में खंभा लगाया था, हम दूरी को भी क्या कर लेते हैं, मीटर में ही ले आते हैं उठा के भाई मेरे। अब करा देखिए 50 मीटर का गैप है खंभे के बीच, तो कितना खंभा देख लेते हैं यहाँ से, 0 0 36 बचे 180, मतलब 3600 खंभा, और एक खंभा पहले पार किया था तो कितना हो जाएगा 3600, एक खंभा, कहानी समाप्त। देखिए हमेशा ना दिया होता तब भी आपको मान के चलना होता कि एक खंभा पहले पार करेगा। जैसे देखिए मान ले खंभा ऐसे लगा हुआ है, दिखा रहे हैं आपको, 100 मीटर का दूरी है, 50 मीटर यहाँ 50 मीटर यहाँ। अब कोई भी यहाँ से पार करना करेगा तो पहले इसको पार करेगा ना, तो देखिए 100 मीटर चलने में कितना खंभा पार किया, 1 2 3 खंभा, जबकि 100 को हम 50 से भाग दें तो कितना आता है 2, तो हमेशा भागफल में 1 जुड़ता है, चूँकि पहला खंभा हमेशा कोई पार करके यहाँ से तो स्टार्ट करेगा नहीं, हमेशा क्या करेगा पहले खंभे से ही पार करना शुरू होगा। इस बात का ध्यान अगर दे दिया तब भी सही है, अगर ना दिया होता कि एक खंभे को पहले पार कर लेते तब भी मान के चलना था कि 3600 एक खंभा ही पार होगा। आगे बढ़ते हैं भाई मेरी, बड़ा लंबा चौड़ा सवाल दिख रहा है यार, 1 किलोमीटर का तो सवाल ही है। कह रहा एक पंक्ति में 5 आदमी M1 M2 M3 M4 M5 दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं। अच्छा, उपरोक्त पंक्ति के समानांतर दूसरी पंक्ति में 5 महिलाएं L1 L2 L3 L4 L5 उत्तर की ओर मुँह करके बैठी हैं, ठीक है। मतलब एक दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर, तो ऊपर में पुरुष लोग बैठे हुए हैं, नीचे महिलाएं बैठी हुई हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, कहानी भी देख लेते हैं। M2 जो M4 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, L5 के सामने है, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं।
M3 और L2 विकर्णता एक दूसरे के सामने बैठे हैं। M5 L3 के सामने बैठा है जो L1 के दाईं ओर ठीक बगल में है। L4 जो L3 के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। M4 के सामने L1 पंक्ति के सिरे पर बैठा हुआ। अच्छा देखिए, एक चीज़ यहाँ से एक डाटा मिला, देखिए फिक्स डाटा है जो लिमिट कर दे रहा है कि L1 जो है ना पंक्ति के सिरे पे, आ तो L1 नीचे यहाँ बैठा होगा, आ तो L1 यहाँ बैठेगा, फिक्स है दो जगह। देखिए इस तरीके का फिक्स टर्म आपको पकड़ना होगा जहाँ से आपको आसानी होगा करने में। तो L1 है तो L1 के स्टेटमेंट वाला देखते हैं, स्टेटमेंट कहाँ है, इस वाले में है L1। तो क्या करा, M5 L3 के सामने बैठा है जो L के दाईं ओर ठीक बगल, L1 के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो L1 के दाईं ओर बैठेगा तो इस तरफ बैठेगा, तो यहाँ के बाद अगर एक पॉइंट इधर बैठ तो नहीं सकता है, इसका मतलब L1 यहाँ पे आया और इसके बाद L3 यहाँ पे आया और M2 जो है वो L3 के सामने बैठा है। अच्छा M2 एक जगह और कहीं दिखा था, यहाँ पे देखिए M2 जो कि M4 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, M2 M4 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखिए अगर नीचे से देखें तो दाएं होगा, क्योंकि इसका फेस नीचे है इसलिए इसका दाएं बाएं हो जाएगा, उल्टा चलेगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या आ जाएगा, M4 आ जाएगा, यही है ना। M2 M4 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अच्छा M2 M4 के बाईं ओर बैठा है, तो M4 के बाईं ओर बैठा मतलब M4 यहाँ आएगा यार मेरे, क्या आएगा, M4। रुक जा इसको रुक जा भाई, रुक जा, ठीक है फिर से देखने दे। L1 L3 के बगल में बैठा, सामने देखा एरर कहाँ था, इसको हटाओ अभी। ये कह रहा है M5 है, ये क्या है, M5 था। L के सामने, L3 के सामने कौन था, M5 बैठा हुआ था। अच्छा L4 जो L3 के दाईं ओर बैठा है, L4 यहीं पे है, ठीक है। अभी ऊपर M5 के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं था, इसलिए आगे बढ़ते हैं। L4 जो L3 के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, M4 के सामने है। ये किसके सामने है, M4 के सामने है, ठीक है। अब M4 आ गया, अब M2 की बात आ गई। तब M2 के ठीक पूछा है, तब तो दाएं बाएं देखना भी नहीं, यहीं पे लिख दो, चूँकि भाई इस तरह जगह ही नहीं बचा है तो इसके सामने भी कोई न कोई होगा। अब देखिए 3 लोग हो गए, एक और कोई घट रहा है, उसको निपटाओ कहीं से। कह रहा है M3 और L2 विकर्णता एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है। M3 अभी तक अपने को नहीं मिला है। अच्छा L5 यहाँ से दिख रहा था। M2 जो कि M4 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, L5 के सामने है, L5 के सामने M2 है। M2 है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया, L5 आ गया, ठीक है। अब L5 तो बचा किसके लिए जगह, L2 के लिए जगह। L2 अभी कहीं पढ़े थे हम लोग, यहाँ M3 और L2 विकर्णता एक दूसरे के सामने है, तो L2 यहाँ है तो विकर्णता यहाँ क्या हो जाएगा, M3 हो जाएगा। M3 M5 M4 M2, इसका मतलब इधर बचा कौन, अब M1 बचा। सब कुछ बैठ गया भाई मेरे। अब करण कौन सा युग्म विकर्णता एक दूसरे के सामने है, तो विकर्णता एक दूसरे के सामने की अगर बात करें तो M3 और L2 पहले से दिया था, M1 और L1 यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत, देखिए इसी तरीके के सवाल थोड़ा टाइम टेकन सवाल होता है एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए आपको कहते हैं कि समय बचा के लाइए। इस सवाल को आप 30 सेकंड में नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको समय देना ही पड़ेगा। तो अगर इसको समय देना पड़ेगा तो कहीं से समय बचा के लाना होगा। और इस तरीके के सवाल जो लोग भी करते हैं ना, वो लीडिंग सिचुएशन में होते हैं। अगर इस तरीके का आप सवाल कर रहे हैं ना, तो हज़ारों से आप आगे निकल रहे हैं। क्योंकि बाकी जो अगर कहीं एक्स्ट्रा समय कंज्यूम कर दें, उनको इस तरीके के सवाल करने का समय नहीं मिलेगा। हम नहीं कहते उनको आता नहीं है, उनको आता है, लेकिन समय नहीं मिलेगा। उनको क्या होगा, समय नहीं मिलेगा इस तरीके का सवाल करने में, और वहाँ पे क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। इसलिए समय बचाने के लिए कहते हैं कि इस तरीके के सवाल में समय दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। उम्मीद करते बात समझ में आया होगा। देखिए इस तरीके के सवाल में एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि इसी तरीके से अरेंज करना होता है। आपको रैंडमली कुछ दिमाग में नहीं आने वाला, लेकिन कुछ फिक्स पॉइंट ढूंढना है। जैसे देखिए शुरुआती दौर में हमसे मिस्टेक हो गया,
M5 को M2 पढ़ लिए थे और मामला गड़बड़ दिख रहा था, लेकिन लगा कि यहीं पे क्या बैठाने में दिक्कत हो रहा था, तो मामला गड़बड़ा, उसको फिर सुधार कर लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा 100 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवनमन कोण 45 डिग्री है। भाई मेरे हाइट एंड डिस्टेंस से दूसरा सवाल देखिए गिफ्ट किया आपको, और 45 डिग्री पर पूछ देते यार, इससे तो बढ़िया बात और कुछ होता है नहीं है। जितना ऊंचा उतना ही दूरी, चूँकि 45 होगा तो भी क्या होगा 45। और देखिए जो टेस्ट चला रहे थे उधर ना एग्जाम में टपकने वाला क्वेश्चन का सीरीज, उसमें भी इस तरीके का सवाल किया हुआ। देखिए 1 1 √2, इसका मतलब 45 45 सामने बराबर होगा। और ऐसे भी आप जानते हैं कि बराबर कोण के सामने की भुजाएं भी बराबर होती थी, जितना ऊंचा उतना ही दूरी। इस सवाल में तो डायरेक्ट आंसर करना है भाई मेरे, कुछ नहीं है, सवाल में कुछ पूछा ही नहीं था अभी तक, तो यही लग रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। यदि एक विक्रेता ने अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है और 20% की छूट देता है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्या देखिए, जब आपको क्या करे बढ़ा के और कम करे ना और सेम रेट से, तो हमेशा हानि होता है। और हानि कितना होता है R²/100 का, हमेशा हानि होगा कितने का R²/100 का। तो देखिए रेट कितना है 20%, तो 20 का स्क्वायर 20 × 20 अब बटा 100, 10 10 10 10, मतलब कितने का हानि हो जाएगा 4% का। ऐसे सवाल में हमेशा हानि ही होता है। R% बढ़ा के फिर R% क्या कर दे आप घटा दीजिए तो हानि होगा कितना R²/100 का। आगे बढ़ते हैं। करा दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और निर्णय कीजिए कि विकल्पों में दिए गए निष्कर्ष में कौन सा तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। सारे गिटार वाद्य यंत्र है, सारे वाद्य यंत्र बैक पाइप है, सभी बैक पाइप वाद्य यंत्र है। अच्छा देखिए सिलॉक का सवाल है, देखिए सिलॉक से भी सवाल बनता ही है। अब इसको थोड़ा सा नंबरिंग कर देते हैं। गिटार 100 है भाई, गिटार कितना 100, ये कितना 50, वाद्य यंत्र 100, बैक पाइप 50, हो गया कहानी। अब करा सभी बैक पाइप, तो बैक पाइप देखिए यहाँ 100 आ गया तो हो ही नहीं सकता, चूँकि यहाँ 50 था, कहानी समाप्त। सभी वाद्य यंत्र 50 था, यहाँ 100 हो गया, कहानी समाप्त। सभी गिटार यहाँ ठीक है, बैक पाइप गिटार यहाँ बैक पाइप यहाँ वाद्य यंत्र कॉमन हो गया, तो देख लीजिए कहानी करके देखते हैं। यहाँ से देखिए ये कॉमन हो गया तो इस तरीके से क्या हो जाता है मर्ज कर जाता, सारे गिटार बैक पाइप। देखिए एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कोई भी गिटार बैक पाइप नहीं, नेगेटिव था तो यूँ ही गलत हो ही जाना था, इसको सिर्फ छाड़ देते तब भी 3 नंबर सही हो जाता, बनाने का भी जरूरत नहीं था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दिए गए विकल्पों में उस अनुक्रम का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर सकता है। तो सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले व्यक्ति होता है, व्यक्ति से परिवार बनता है, ठीक है, परिवार से क्या होगा समुदाय बनेगा, समुदाय से देश बनेगा और देश से विश्व बन जाएगा। यूँ कह दे मतलब 3 1 4 5 2 314 52 314 52 हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होना है। कह रहा जॉन, जॉनी और जनार्दन खेत में किसी कार्य को क्रमशः 6 12 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मान लेते हैं 6 12 और 24, एलसीएम कितना हो गया 24, तो टोटल काम कितना भाई मेरे 24, तो 6 चौका 24, 12 दूना 24, 24 1 24, तो 4 2 6 1 7, 24/7 दिन में निपटा देंगे। ढूंढ लो कहीं, अच्छा पूर्णांक तोड़ दिया कोई बात नहीं, 7 21 और 3 24, हो गया काम अपना। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए भाई मेरे, कुछ था ही नहीं यार इस सेट में। इस वाले शिफ्ट में बच्चे को जिस तरीके से अभी तक लग रहा है, आगे भी बाकी है थोड़ा सा, अभी के अनुसार हम ही कर सकते थे 80+ मार्क्स जाना चाहिए था। चूँकि शुरुआती दौर में जीएस भी ठीक ठाक पूछा था, जीएस में बहुत खेल नहीं हुआ था, ठीक है। तो देखिए इस वाले सवाल में क्या कहा, करा एचसीएफ ज्ञात कीजिए।
भाई मेरे एचसीएफ हमको क्या करना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 3 3 यहाँ भी, 3 3 यहाँ भी, 3 3 यहाँ भी, 9 हटाओ, सब जगह से 9 मिल रहा था, कहानी समाप्त हो गया। देखो 12 में भी 3, 15 में भी 3, 15 में 3, 21 में 3, 21 में 3, 12 में 3, तो 9 यहाँ भी कॉमन, 9 सब जगह कॉमन दिख रहा था, 9 हो गया अपना काम समाप्त। आगे बढ़ भाई मेरे, कुछ है ही नहीं, ये सब क्या है, मोह माया है, सब क्या है भाई मेरे, मोह माया है। आगे बढ़ो, मोह माया से दूर हटो। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों ने प्राप्तांकों का औसत 39.20 है, उनमें से 3 प्राप्तांकों का औसत 41 है, शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। अगर देखिए एवरेज का मतलब हम पहले से आपको बता चुके, जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं, कि एवरेज होता कुछ और नहीं है सिवाय इसके कि इक्वली बंटवारा कर दिया जाए। अगर बंटवारा में जो एक आदमी का हिस्सा होता है ना, वही एवरेज कहलाता है। तो 5 लोग हैं, जो हिस्सा होगा प्रत्येक का, वही तो एवरेज कहलाएगा। इसका मतलब प्रत्येक आदमी का हिस्सा कितना है, 39 रुपया 20 पैसा। अगर रुपये के रूप में रखें तो यहाँ अंक है, ठीक है, रुपया जल्दी समझ में आता है इसलिए रख लें, क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए 39.2 हिस्सा था और लेके गया कितना, 41, तो एक्स्ट्रा कितना लेके चला गया भाई मेरे, 1.8 एक्स्ट्रा लेके चला गया। देखिए हिस्सा कितना था 39.2, लेके गया कितना, 41, कितने लोग, 3 लोग के लेके चले गए, तो मतलब 5.4 एक्स्ट्रा लेके चले गए। तो बाकी अगर एक्स्ट्रा लेके चला गया तो घाटा लगेगा किसको, जो उसमें है, तो बाकी 2 लोग बचे, तो 2 लोग में भी इसको बांट देते हैं, तो 27 दूना 54, 2.7 का नुकसान हो जाएगा। तो 2.7 का नुकसान कर दे भाई यहाँ पे। देखिए 12 में से 7 जाएगा 5, और 38 में से 2 जाएगा 36.5 का एवरेज मिलना चाहिए। अगर इस तरीके से करना चाहे तो अति उत्तम, ना करना चाहे तो फिर बेसिक तरीका, आप लोग जो अपना फंडा है इसको 5 से गुना कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, 41 गुने 3, जो बचता है उसको 2 से भाग दे लीजिए। आंसर क्या आने वाला है, 36.5। आप ये तरीका भी अपना सकते हैं, लेकिन हमारे समझ से ज़रूरत इसका है नहीं, आप इसको लिखना पड़ेगा। इस सवाल को लिखने का ज़रूरत नहीं था, भरवली कर सकते थे आप, सब कुछ आसानी से हो जाता डिस्प्ले पे, कलम उठाने का ज़रूरत ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं और देखते अगला सवाल। भाई हम लोग लगभग 50 सवाल के करीब कर चुके हैं और अभी तक 1 घंटा। देखिए 1 घंटा करने में उधर जो हम क्वेश्चन सेट करते थे ना, 20 क्वेश्चन करने में लगभग 1 घंटा का समय लग जाता था। 20 से 25 क्वेश्चन में 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट तक समय लगता था। और देखिए 50 क्वेश्चन हम लोग कर ले अभी 1 घंटा 7 मिनट। मतलब क्वेश्चन में दम नहीं था, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना वो ज़्यादा अच्छा था बनिस्पत इन सवालों के। इन सवालों में दम ही अभी तक नहीं दिखा है भाई मेरे, फिर भी बच्चे का स्कोर नहीं है। नहीं मालूम क्या वजह है, कहना मुश्किल। कह रहा एक कहना मुश्किल क्या, प्रैक्टिस करके नहीं कि भाई मेरे, वनडे एग्जाम प्रैक्टिस का खेल है, बाकी कुछ नहीं भाई मेरे, खेला है प्रैक्टिस का। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना नंबर लाएगा, दूसरा कोई विकल्प उसके पास नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्या कह रहा है। कह रहा है बिग मार्ट कार्ड के भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होने चाहिए। हम कहते हैं अगर 100 रुपया है, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, तो अगर 5% छूट देके भी 10% लाभ कमाना, तो पहले 10% लाभ कमा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 11/10। अब ये अब छूट देने के बाद यहाँ पे बेचना था हमको, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 95%, और हमको चाहिए 100%। लो लिख देते हैं, इसको काट लो, ऐसे लिखना यही चाह रहे थे 20 और 19, लेकिन एक बार लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से 0 हटा लो, ये 0 हटा लो, तो कितना हो गया 11 दूनी 22 पे 2 0 बटा 19। इतना में सामान बिका, तो 100 का सामान इतना में बिका भाई, तो लाभ कितना का हुआ। तो देखो 100 में से घटाएंगे तो 1900, सॉरी हाँ लाभ हो रहा है ना, 100 इधर चला जाएगा। 2200 में 1900 घटाएंगे कितना बचेगा 300, और 300 और 19 इसी का 100 से जितना ज़्यादा तो इसको बदल लो, वही क्या हो जाएगा। देखिए यही अपने पास इतना का लाभ हुआ, ठीक है। अब इसको आप चेंज करके देख लो, 300/9, 100 से ही ज़्यादा है ना, और 100 से जितना ज़्यादा होता है, जैसे मान लेते 110 आ जाता, तो क्या कर लेते 110 - 100 घटा लेते, कितना आ जाता 10, तो 10% ही बोल देते। अभी देखिए आ कितना गया 300/19, तो 300/19 फैक्टर तोड़, इसका क्या बोलते हैं पूर्णांक तोड़ देते हैं अब हम लोग। देखिए
दो बार तो जाएगा ना, एक बार 11 110 तो नहीं बचे 95, और 95 15 110 19, तो 15.15/19 यहाँ दिख रहा था। इस तरीके से आप करके आ जाए आराम से, कहीं इसको दिक्कत नहीं था। हालांकि इसको देखिए, अगर गौर से देखिएगा तो लिखने का भी ज़रूरत नहीं था, लेकिन चूंकि कर लीजिए, चूंकि सवाल इतना कम समय में हो रहा था, चलिए थोड़ा सा समझाते चलते हैं। हमको तो लगा था भाई मेरे कि 50-60 सवाल करेंगे हम लोग तो लगभग 1.5-2 घंटे का समय लगेगा, 2 घंटा से ज़्यादा लग जाना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ था नहीं, सेट में दम ही नहीं है भाई, बच्चे फिर भी रो रहे हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई तो रोओगे, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए एग्ज़ाम अगर पास करना है तो प्रैक्टिस करना होगा, आपकी मजबूरी है, हंस के करें या रो कर करें, आपको करना ही होगा। आगे देखते हैं, करा दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए 8 3 11 11 3 14 14 3 17 और 17 3 20 20 बोले तो टी कहाँ दिख रहा है, एक ही में कहानी समाप्त। देखिए कुछ था ही नहीं, रीजनिंग के अंदर भी तो और कुछ दम नहीं था भाई मेरे, एकदम बेहद आसान सवाल था, फिर भी लोग परेशान हुए, पता नहीं। आगे देखते हैं अगला सवाल, कर एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, यदि त्रिभुज के एक भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1/6x² होता है हमेशा, लेकिन फिर भी समझा देते हैं आपको। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसका साइड x दे दिया है, इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है, कोई तकलीफ। अब इस वृत्त के अंदर क्या खींचा गया, एक वर्ग खींचा गया है। ठीक है, एक अंदर रहा होगा। अब इस वर्ग का क्या पूछा था आपसे, क्षेत्रफल पूछा था। आज देखिए हम यहाँ से इस जो वृत्त है ना, वृत्त का त्रिज्या निकालते हैं। वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है उसका त्रिज्या होता है a/2√3। ए है कितना x, x/2√3। देखिए x/2√3 r आ गया। अच्छा देखिए इधर r इधर r, अगर व्यास ले लें वृत्त का तो वो वर्ग का क्या हो जाएगा, विकर्ण होगा। तो वर्ग का विकर्ण अगर d निकालना चाहे तो त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा x/2√3 × 2। अब 2 से 2 काट दिए तो बचा कितना x/√3। कोई दिक्कत। अब पूछा क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है भाई मेरे, विकर्ण स्क्वायर y2। तो देखिए x² बटा √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बटा 2, मतलब यहाँ तो कितना हो गया x²/6 d²/2 होता है। याद रखना क्षेत्रफल क्या होता है भाई मेरे, क्षेत्रफल इसका होता है d²/2 यानी विकर्ण²/2। अब यहाँ से आप भुजा मत निकालना शुरू कर दीजिएगा √2a लगाकर, तो काफ़ी दिक्कत होगा। हालांकि आपको यही पता होना चाहिए कि 1/6x² होता है। जनरली यहाँ पे अगर भुजा a मानते तो 1/6a² हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि x दे दिया था तो हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा, x² पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अभी तक किसी सवाल में दम नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका मान क्या कीजिए, 6 3 9 9 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा 3, 5 4 9 9 5 45। अब देखिए -45 में से 3 जाएगा तो -42 बचेगा, क्या दिक्कत है, कुछ था भाई मेरे, कुछ भी नहीं था। पता नहीं क्यों लोग परेशान हुए हैं। देखिए इस सवाल में क्या करा ए बी 3 4 कर व्यंजक का मान क्या, सिंपल से मतलब ए का वैल्यू 3 है, बी का 4 है, तो 1 15 और -12 मतलब 3 बटा समथिंग होगा। और 3 देखिए संजोग से एक ही जगह है, 3 ढूंढ रहे थे और संजोग से एक ही जगह ऊपर दिखा, हो गया काम, नीचे करने का जरूरत नहीं है। अगर करना चाहे तो 7 21 4 2 8 21 8 29 कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत टाइम बर्बाद करने का। देखिए 3 एक ही जगह है और अपना काम हो गया, कुछ दिक्कत कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं, कह रहा नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। देखिए फिर आ गया एज पे सवाल, दूसरा सवाल है एज पे, 4 गुनी है, माँ 4 गुनी है, ठीक है। 4 वर्ष पहले माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुना थी,
देखिए 6 का रेशियो था। कई साल पहले, 4 साल पहले। वही फंडा अपनाना है, क्रॉस गुना कर लेना है। क्या करना है? क्रॉस गुना कर लीजिए। देखिए 4 6, अंतर कितना? 2। अंतर कितना? 2। इधर देखिए 24 और 4, अंतर कितना? देखिए 2 यूनिट था। 20, तो 1 यूनिट 10। तो पूछा क्या था? दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब दोनों का वर्तमान आयु तो मतलब एक का 10, तो 4 का 40, माँ 40 बेटा 10। एक ही जगह दिख रहा था, काम हो गया। उम्मीद करते बात समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है भाई मेरे, सब क्या है? मोह माया है, त्याग दो, नौकरी मिल जाएगा। देखिए इस वाले सवाल में देखिए इसका रूट दे दिया है इतना इतना इतना। तो देखिए है क्या, कर लेते हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट रखेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? 5.4। अगर इसको देखें तो क्या हो जाएगा? 0.54। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.054। इसको देखेंगे तो 1 2 3 4। यार ये तो और बड़ा हो गया। ठीक है 54। अब देखिए जोड़ लीजिए, 4 9 9 9 5, 5.9994। कहाँ दिख रहा था? यही दिख रहा था। समाप्त, सेवा समाप्त। कुछ है ही नहीं रे भाई मेरे, कुछ भी नहीं है, सब क्या है? मोह माया है। आगे बढ़ो। कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए दशमलव के बाद 3 अंक तक। अच्छा दशमलव के बाद 3 अंक तक दिया ही भाई, तो 12 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 8। इकाई अंक एक ही का 8 था। लो कहने समाप्त। कुछ था ही नहीं यार, ये सब सेकंड का सवाल है। पता नहीं बच्चा क्यों रोया है, सब नहीं मालूम। आगे देखते हैं। एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर एफ के विपरीत फलक यानी अपोजिट फेस पर होगा। ठीक है, एफ का पूछा है तो ए बी सी। अच्छा देखिए यहाँ से ए और बी कॉमन हो गया, तो जो बाकी दो बचा वो एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो एफ का अपोजिट पूछा था, सी हो गया। कुछ था ही नहीं भाई मेरे, कुछ भी नहीं अभी तक तो नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु ए बी सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित हैं। ए से बी 47.5 डिग्री है। लघु वृत्तखंड ए बी पर बना कोण ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए। पहले वृत्त ले लीजिए। ठीक है, ले लिए वृत्त। अब वृत्त के अंदर क्या करा? ए बी सी वृत्त के केंद्र पर, तो ए सी बी है 47.5 डिग्री, मतलब बी सी यहीं ले लीजिए कहीं पे। चूँकि अगर इधर लेंगे तो 90 से बड़ा दिख रहा है, 90 से छोटा बनाना था। आप चाहे तो एक और नीचे रख सकते थे, यहाँ रख सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से इसको घुरा लिए। ई कितना दे दिया भाई मेरे? 47.5 दे दिया है ए बी सी। अब पूछा है कि लघु वृत्तखंड पर बना ए ओ बी का मान क्या होगा। देखिए इस वाले के साथ चर्चा कर रहा है। आते हैं, केंद्र है, ठीक है, ओ केंद्र है, तो कह रहा है ए ओ और सी, ए ओ और बी है, सॉरी ए सी बी है। अच्छा ओ सॉरी ए बी सी ए सी बी है। नामकरण उल्टा कर दे। ये बना किस पे था? सी पे बना था। तो यहाँ एक काम करते हैं, सी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं? बी कर लेते हैं, तब हो जाएगा। चूँकि नीचे लेके आ गए इसको, यही नहीं कह रहा है। ए सी बी 47.5, ए सी बी 47.5, ठीक है। ए बी पर बना ए ओ बी सही है। चूँकि इस पे बोला था लघु वाला, तो खंड यही होगा, ठीक है। तो अच्छा इसमें अगर बात देखना चाहें तो देखिए एक ही जीवा से परिधि पर बना कोण केंद्र के कोण का आधा होता है और केंद्र का कोण परिधि का दुगना होता है। तो 47.5 का दुगना कितना हो जाएगा? 95। 47.5 का दुगना कितना हो जाएगा? 95।
काम हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1/3, 4/3 और 3/4 का योग ज्ञात कीजिए। हद किया है यार, सवाल पूछा, मजाक कर दिया एकदम। देखिए 4 1 5/3 और 3/4, 20 9 29/12, 29/12, कहानी समाप्त था। यार हद किया है, तो सवाल पूछा, देख लो भाई। मतलब एक चीज़ तो साफ साफ कह सकते हैं कि ग्रुप डी कहीं ज़्यादा टफ है भाई मेरे एनटीपीसी से। अच्छा एक दिख रहा है, दर्शन दिया। ग्रुप डी ज़्यादा टफ है, वहाँ अच्छे अच्छे सवाल, अर्थमेटिक के अंदर, एडवांस के अंदर अच्छे अच्छे सवाल, जीएस भी, साइंस भी अच्छा बनता है उसका। तो एनटीपीसी के प्री से ग्रुप डी का जो प्री है ज़्यादा टफ है भाई मेरे। अगर एनटीपीसी में जिनका हाल बुरा रहा है ना, ग्रुप डी में रोने वाले हैं वो लोग। अगर नहीं संभले तो ग्रुप डी में क्या होगा, रोना पड़ेगा आपको, कोई नहीं बचाएगा। फिर रोने से बचना है भाई मेरे, तो प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, इसरा कोई निदान नहीं है। अब देखिए आपसे कहा पीओ इस तरीके से और इस तरीके से दे दिया है। देखिए एक सवाल ही है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल है, हालांकि आप आसानी से कर जाएंगे, लेकिन इस तरीके का ब्लड रिलेशन में भी क्या है, कोडेड ब्लड रिलेशन है। जनरली बैंक में इस तरीके का सवाल पूछा जाता था पहले, अब आराम आसानी से रेल और एसएससी के अंदर भी सवाल को डाला जा रहा है। जो टीसीएस भी बैंक का सवाल सेट करना उसी का काम है, क्वेश्चन यहाँ भी उसी का काम है। तो इसका मतलब दोनों जगह हेरा फेरी शुरू है, बैंक के अंदर सवाल मिलेंगे और बैंक के सवाल रेल और एसएससी में मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। आमतौर पे मिलता नहीं था, लेकिन पूछा जा रहा, पहले भी 1-2 सवाल पूछते आ रहा है, रेगुलर नहीं पूछा जाता था। देखेंगे अब क्या इस सवाल रेगुलर पूछा है। अगर रेगुलर पूछा है तो बच्चों समझ जाइए ग्रुप डी में यहाँ से सवाल बनने वाला है। बाकी सेट भी करेंगे तो आइडिया मिल जाएगा हम लोग कि सारे सेट में पूछा है या एक आध किसी सेट में पूछा है। अगर नॉर्मली अगर रिपीटेशन अगर है हर एक 2-3 सेट के बाद भी है, तो आप समझ जाइए कि आपको कोडेड ब्लड रिलेशन से सवाल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली एक कोडिंग दिया होता है, उस कोडिंग के अनुसार इसको क्या करना होता है, सजाना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक तरीके से सजाया हुआ, देखिए लिखते हैं अपने तरीके से हम लोग, पीओ कीओ, आ जा यार, आरओ टीओ और केओ। अब देखिए देखते चलते हैं, जो जो आता है उसके अनुसार काम चलते चलेंगे। जैसे देखते इस वाले साइन का मतलब क्या होता है, ये ग्रेटर देन वाले को। देखिए करा एमओ एनो की पुत्री है, पहली वाली क्या है, पुत्री है। देखिए एमओ क्या है, पुत्री है, तो इसका मतलब टीओ क्या होगी, पुत्री होगी। टीओ क्या होगी, पुत्री होगी, ये तो पता चल गया। आगे देखते अब क्या है, स्लैश आया। अब इसके बारे में क्या करा, पहला वाला भाई है दूसरे का, ये क्या है, भाई का रिलेशन आ गया। चलते हैं, ये टीओ का भाई आ गया, यानी इसकी पुत्री है, इसका भाई, मतलब अभी तक इसका ही बेटा है। हैश वाले का देखते क्या कर रहा है, ठीक है, इधर वाला जो है पिता है, तो इसका मतलब क्यों आरओ का क्या है, पिता है। देखिए एरो इधर ही बना दे रहे हैं, आरओ का पिता है। अच्छा अब देखिए डॉलर का क्या अर्थ है कि भाई मेरे, माँ है, ये क्या है, माँ है, सॉरी माँ है क्यों की। ठीक है, तो पूछा हम लोग से क्या है, दिए गए पी ओ का के ओ से क्या संबंध है, तो पी ओ के ओ का क्या लगेगा, देख लो की ओ का क्या लगेगा, के ओ को पुत्री, ठीक है, बेटी, बेटी का भाई बेटा, बेटा का बाप पति, पति का माँ सासू माँ। अच्छा पति का माँ ही दे दिया डायरेक्ट, कोई बात नहीं, क्या दे दिया, पति का माँ ही दे दिया, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। इस तरीके से पहले डिकोड करना होता है, जो ई कोडिंग होता है ना, इस कोडिंग को क्या करना होता है, डिकोड करना होता है, और डिकोड करने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ होता है। ठीक है, अभी एक्चुअली समझना था इसलिए मोटा मोटी हम लोग देख लिए। और चूंकि हालांकि देखिए थोड़ा सा टफ किया है, बैंक के अंदर एक चीज़ हो जाता है कभी कभी सिर्फ जेंडर से छट जाता है, लेकिन यहाँ देखिए सबका जेंडर क्या कर दिया है, एक ही दे दिया, माँ पत्नी बहन बहन, और इसका मतलब जेंडर क्या है, फीमेल था, इसलिए यहाँ से फीमेल झाटना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक सवाल था।
अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। अच्छा, सवाल समाप्त। लगभग हम लोग 55-60 सवाल किए हैं और देखिए 1.5 घंटा भी समय नहीं लगा। इसका मतलब सवाल में दम था ही नहीं। नॉर्मली जो हम सेट आपको देते थे सेट करके, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन करने में हम लोगों को लगभग 1 से सवा घंटे का समय लगता था। वो अच्छे सवाल, वो भी सवाल पूछे हुए होते थे, वो अच्छे सवाल होते थे। इसमें अगर कहा जाए कोई अच्छा सवाल, तो एक सवाल ये अच्छा दिखा और एक सवाल वो पुरुष महिला वाला था जो ऊपर नीचे, वो ठीक सवाल दिखा, जो थोड़ा टाइम टेकन कह सकते हैं। ठीक सवाल क्या, टाइम टेकन सवाल था। तो कहीं से अगर समय आप बचा के लाएं तो आपको समय खपाने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात कहीं कुछ तो दिखा नहीं भाई मेरे, वैसी रोने वाली कोई स्थिति तो है नहीं। हमारे समझ से इस वाले शिफ्ट के लोग का स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, न्यूनतम 75 प्लस जाना चाहिए था इन लोगों को। क्योंकि पहले वाले दिन से जीएस का कहीं कोई शिकायत विशेष नहीं था और मैथ रीजनिंग में कुछ दम ही नहीं था भाई। अगर मान लेते यहाँ से मैथ रीजनिंग 60 क्वेश्चन था तो 57-58 करने में किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए था। अगर एक दो छोड़ भी देते हैं, चलो गलती से गलती मान लेते हैं, तो 58 नंबर तो ही चाह रहा था भाई मेरे। तो क्या लगा कि 15-20 नंबर भी अगर उधर से आप कर लेते हैं, तो अगर 20 नंबर भी करते हैं तो 78 नंबर आपको आना चाहिए था। 15 करते हैं तब भी, मतलब 12 भी जीएस से कर लेते हैं ना, तब भी आप 70 पे जा रहे थे। तो इस शिफ्ट वाले को तो 70 से नीचे रुकने का कहीं से कोई गुंजाइश नहीं था भाई मेरे, हमारे समझ से। और सवाल देख के तो नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन में इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, एक चीज़ का बेनिफिट इन लोगों को मिलेगा, चूँकि पहला शिफ्ट था, एक मेंटली प्रेशर होता है। तो शायद आयोग इस बात का ध्यान रखे कि जो बच्चे पहले शिफ्ट में जाते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम में सवाल किस तरीके से आने वाले हैं, हड़बड़ाहट होती है उनके अंदर। तो इसका एक बेनिफिट देना चाहिए आयोग को भी, क्योंकि बच्चे पहली बार बलि का बकरा बनने यही गए थे बेचारे, तो इनको भी कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए। और हमारे समझ से आयोग इस तरीके से विचार करते भी है इस बातों पर। तो सब कुछ मज़े मज़े में, तो कहीं इसको दिक्कत नहीं भाई मेरे। लगातार प्रैक्टिस कीजिए, हम कोशिश करेंगे प्रत्येक दिन एक सेट करें। और अगर इस तरीके का आसान सेट रहा तो कोशिश करेंगे एक दिन में 2 सेट अगर हो जाए तो अति उत्तम। पहले कोशिश करना 1 सेट डेली। और आप लोग इसको क्या कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद करते हैं जो भी लोग जुड़े हुए सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, जो ना अभी तक किए वो कर लें और दोस्तों लोग के बीच शेयर करें यार भाई। ग्रुप डी अगर देख नौकरी करना है ना, तो इस तरीके से आपको करना होगा प्रैक्टिस। और जेन्युइन है, बना बनाया हुआ सवाल कहीं नहीं, बिल्कुल एग्जाम का, इसलिए कुछ भी नहीं चेक किया। आंसर देखिए, आंसर तक का क्या किए, छोड़ दिया आपको कि कुछ भी चेक नहीं करना। आंसर टिक आउट किया हुआ तो छोड़ दिया टिक आउट किया हुआ, क्या आपको लगे चलिए ठीक है जेन्युइन पेपर है, इन्हें की सेट किया हुआ। और एक ही शिफ्ट का है, इसलिए शिफ्ट भी दिखा दिए थे कि 1 फरवरी का था सेकंड शिफ्ट का सवाल। पीडीएफ हर किसी के पास अवेलेबल हो जाता है आजकल, आप मिला के देख सकते हैं, सारे सवाल थे। तो इस तरीके से आपको आइडिया मिलेगा, तो आप कीजिए भाई मेरे। दूसरा कोई विकल्प नहीं। अगर CBT 2 करना है तो देख लीजिए यहाँ से, इसी तरीके से करके जाना, मतलब प्रैक्टिस करके जाना, बाकी कुछ नहीं। हाँ, जो लोग प्रैक्टिस ना किए उनको समय घटा होगा, एक परेशानी हुआ होगा। रेल के बच्चे के साथ बड़ा दिक्कत है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। सीखना चाहिए SSC के बच्चों से। 60 मिनट में 90 क्वेश्चन करके आते हैं ना भाई आपके सामने, 60 मिनट सॉरी 50 क्वेश्चन, यार 100 क्वेश्चन 50 बोल दिए। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करके आते हैं और आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होता है। देखिए 30 मिनट एक्स्ट्रा होता है आपके पास, फिर भी आप रोते हैं। और आपकी लड़ाई SSC वालों से है। SSC वाले बच्चे भी इस बार रेल में हैं, वो ग्रुप डी में भी आपके साथ हैं। तो आपको तैयार होना होगा। दुश्मन जिस तरीके का है, तैयारी उसी तरीके का होना चाहिए। पहले की तरह छोड़ दीजिए। अब सीजीएल वाले बच्चे का भी भ्रम टूट गया है कि वो उनको अब सिर्फ एक्साइज इंस्पेक्टर और कस्टम इंस्पेक्टर बनना है और फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना। उनको लग रहा है कि कहीं नौकरी मिल जाए, सही है। सीजीएल भी सुरक्षित नहीं रहा है, इसलिए लड़ाई टफ हो गया है। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात का। तो विदा लें, आप लोग जुटे सेशन के लिए, इस सेशन में हमारे साथ, और आगे भी जुड़ते रहिए। चलिए आप लोग का धन्यवाद, और इस सेशन को अब यहीं पे विराम लगाते हैं।